प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिहार ज्ञान ऑर्बिट चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, है ना प्यारे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो हिंदी होता है, हिंदी दो किताब होते हैं इनका, है ना। पहला हो गया गोदली। क्या होता है प्यारे बच्चे? गोदली। और दूसरा किताब होता है वर्णिका। क्या होता है? वर्णिका। अच्छा, ये जो गोदली होता है, ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है पदखंड। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? पदखंड। और ये दूसरा होता है गदखंड। क्या होता है प्यारे बच्चों? गदखंड। अच्छा, इसमें मतलब 12 चैप्टर होते हैं और इसमें भी 12 चैप्टर होते हैं, है ना प्यारे बच्चों। और ये जो वर्णिका है, वर्णिका में 5 चैप्टर होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 5 चैप्टर होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले गोदली पढ़ेंगे, है ना। गोदली में इतने सारे चैप्टर आते हैं, जिसमें हो गया धर्म जाति परता हो गया, और भी चैप्टर है। तो हम लोग फर्स्ट में शुरुआत करेंगे इसी चैप्टर से शुरुआत करेंगे, है ना प्यारे बच्चों। धर्म विभाजन और जाति परता। अच्छा, ये क्या है? तो ये एक निबंध है। क्या प्यारे बच्चों? तो निबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया धर्म विभाजन और जाति परता। तो प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में पूछता है कि इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। अच्छा, ये भी पूछता है कि एग्जाम में कि ये क्या है, मतलब निबंध है, ऐसे कुछ पूछता है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये क्या हो गया? ये निबंध हो गया। धर्म विभाजन और जाति परता। धर्म विभाजन का मतलब होता है कामों का बंटवारा। ये क्या है? तो ये निबंध है। इसका लेखक कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे, है ना प्यारे बच्चों। अब हम लोग जानेंगे इसके जीवन परिचय के बारे में और इसकी शिक्षा क्या थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक महू में एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था और महू एक गांव का नाम था। महू क्या था? तो महू एक गांव का नाम था। तो यहाँ इनका जन्म हुआ था। वे अपने समय के बहुत विद्वान और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मानव मुक्ति का पुरोधा माना जाता था, मतलब मुक्ति दिलाने वाला। किनको? तो जनते लोग को। इनका शिक्षा क्या था? तो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद बड़ौदा नरेश महाराजा, बड़ौदा के राजा ने उन्हें प्रोत्साहित किया। किसके लिए किया? तो पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। उच्च शिक्षा के लिए वे न्यूयॉर्क गए और फिर वहां से लंदन गए। मतलब ये जो मैट्रिक का पढ़ाई होता है ना, उसके लिए कहाँ गए थे भीमराव अम्बेडकर जी? तो न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए थे और फिर वहां से क्या गए? तो लंदन गए थे। उन्होंने संस्कृत के धार्मिक पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन अनुवाद के माध्यम से किया। इतिहास और समाज के बारे में उन्होंने कई नई और मौलिक बातें दुनिया के सामने रखी, है ना प्यारे बच्चों। वे इतिहासकार, कानून के जानकार यानी विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के विद्वान थे। भारत लौटकर उन्होंने कुछ समय वकालत भी की। क्या की प्यारे के बच्चों? तो वकालत भी किया उन्होंने। वो संघर्ष में क्या किए थे कि समाज और राजनीति में सक्रिय होकर, मतलब लगातार अछूतों, महिलाओं और मजदूरों को मानवीय अधिकार समान दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। मतलब जो मानव का जो अधिकार होता है ना, वो मतलब वो दिलाए। उनके जीवन पर मुख्य रूप से 3 महान पुरुषों का प्रभाव रहा। गौतम बुद्ध का रहा, कबीर जी के और ज्योतिबा फूले। इनको क्या कहते हैं? तो इनको संविधान निर्माता भी कहते हैं। किनको प्यारे बच्चों? तो भीमराव अंबेडकर जी को। भारतीय संविधान को बनाने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। इनका निधन कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो दिसंबर 1956 में दिल्ली में उनका निधन हो गया था। अब प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख रचनाएं और कृतियां। बाबा साहब ने उनकी पुस्तकें
बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें और भाषण इस प्रकार हैं। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर क्षुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एवं हिज धम्म, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सर्व विवाह जाति प्रथा, ये इसी से लिया गया था। ये क्या था, भाषण था, है ना, तो इसी के मतलब थ्रू लिया गया था। हिंदी साहित्य में उनका पूरा साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। कितने खंड में प्यारे बच्चों, तो 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे क्या प्यारे बच्चों, तो पाठ का परिचय पढ़ेंगे, जाति भेद का उच्छेद। यह पाठ उनके प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है ना प्यारे बच्चों। कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद ललाई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद नाम से किया था। मतलब इनका हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो ललाई सिंह यादव ने किया था। यह भाषण 1936 में लाहौर के जाति पाति तोड़क मंडोलक के वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में पढ़ा जाना था। बाबा साहब के विचार बहुत क्रांतिकारी थे, जिससे सम्मेलन के आयोजित पूरी तरह सहमति न हुए। इस कारण सम्मेलन रद्द हो गया और यह भाषण पढ़ा नहीं जा सका, है ना प्यारे बच्चों। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में छपवा दिया। स्वतंत्र पुस्तिका का मतलब हुआ छोटी पुस्तक के रूप में, है ना प्यारे बच्चों। इस पाठ में वो बताते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के नाम पर समाज में ऊंच नीच मतलब भेदभाव पैदा करती है। वे इसे मानवता, न्याय और सामाजिक भाईचारे के खिलाफ मानते हैं। वे बताते हैं कि जाति प्रथा लोकतंत्र के लिए हानिकारक है और यह समाज में भेदभाव और पुरानी रूढ़ियों को बढ़ाती है। मतलब जो खानदानी से चले आ रहा है ना, उसकी ये बात कर रहे हैं। यह पाठ भारतीय लोकतंत्र के भविष्य और नागरिक को शिक्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्यारे बच्चों, इसका हम लोग पढ़ेंगे सारांश। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, सारांश पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सारांश एग्जाम में आता है लिखने के लिए, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनना और अच्छे से पढ़ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह लेख बताता है कि आज भी समाज में कुछ लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि जैसे आधुनिक समाज में कामों के अच्छे से करने के लिए श्रम विभाजन जरूरी है, वैसे ही जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेखक इस विचार से पूरी तरह असहमत है, मतलब इस बात से वो राजी नहीं है ना प्यारे बच्चों। लेखक स्पष्ट करते हैं कि जाति प्रथा केवल काम का बंटवारा नहीं करती, बल्कि काम करने वाले लोगों का भी बंटवारा कर देती है। किसी भी सब समाज में काम का विभाजन तो होता है, लेकिन वहाँ लोगों को ऊंच नीच में नहीं बांटा जाता है। भारत की जाति प्रथा की सबसे बड़ी बुराई यह है कि यह लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटकर उन्हें छोटा बड़ा घोषित कर देती है। ऐसी व्यवस्था दुनिया के किसी और समाज में नहीं मिलती, है ना प्यारे बच्चों। मतलब ये भेदभाव जो है ना, कोई और मतलब दुनिया वगैरह में ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेखक कहते हैं कि यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन माना जाए तो यह भी स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। इसका कारण यह है कि इसमें मनुष्य की रुचि, योग्यता और क्षमता का कोई महत्व नहीं होता। मतलब उसको मतलब किस चीज में मन लगता है ना प्यारे बच्चों, उसकी पढ़ाई क्या है, ये सब मतलब उतना देखा नहीं जाता। एक अच्छा समाज वही होता है
जहां व्यक्ति अपनी योग्यता को विकसित कर सके और अपनी पसंद से अपना पेशा चुन सके। मतलब कहने का मतलब है कि एक अच्छा समाज वो होता है जो मतलब अपने मन से अपने अनुसार वो काम करना चाहिए जिसमें उसे मन लगे। लेकिन जाति प्रथा में व्यक्ति का पेशा उसके जन्म के साथ ही तय कर दिया जाता है, वह भी उसके माता पिता की जाति के आधार पर, चाहे वह उस काम के लिए उपयुक्त हो या नहीं, मतलब उसके लायक, उस काम के लायक है या नहीं। कहने का मतलब है कि जैसे मान लिया किसी का पिताजी बढ़ई का काम करते हैं, तो पहले का मतलब वो खानदानी रीति रिवाज होता है ना कि उसका भी बेटा क्या करेगा, बढ़ई का ही काम करेगा। चूंकि आज का युग देखा जाए, जमाना देखा जाए तो ये बदल गया है। बहुत सारे लोग बच्चे मतलब पढ़ भी रहे हैं, तो वो तो मतलब गार्जियन के तौर पे वो काम नहीं कर सकेंगे ना, क्या पता उसको मतलब अच्छी शिक्षा हो, अच्छी नॉलेज हो, ये भी हो सकता है। तो इस चीज को मतलब उतना नहीं देखा जाता। जाति प्रथा की एक और गंभीर समस्या यह है कि यह व्यक्ति को जीवन भर एक ही पेशा में बांध देती है। अगर वह पेशा समय के साथ बेकार हो जाए या उससे पेट न भर पाए, तभी भी व्यक्ति को उसे छोड़ने की अनुमति नहीं होती है। आज के समय में उद्योग और तकनीक लगातार बदल रही है, इसलिए कई बार पेशा बदलना जरूरी हो जाता है। लेकिन यदि किसी को मजबूरी में पेशा बदलने की आज़ादी न मिले तो उसके सामने भूख से मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। हिंदू समाज की जाति प्रथा व्यक्ति को अपने पैतृक पेशे के अलावा कोई और काम करने की अनुमति नहीं देता है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि हिंदू का जो समाज है ना, मतलब जो पहले खानदानी पेशा किया जा रहा है उसी के आधार पे उनका बेटा का भी काम होना चाहिए। इस टाइप की मतलब बातें पहले होती है, अभी भी होती है, चाहे वह दूसरे काम में कितना ही कुशल क्यों ना हो। इस कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक बड़ा और सीधा कारण बन जाती है। लेखक निष्कर्ष निकालते हैं कि श्रम विभाजन के नजरिए से भी जाति प्रथा पूरी तरह दोषपूर्ण है। इसमें व्यक्ति की इच्छा, भावना, रुचि का कोई स्थान नहीं होता है। परिणाम यह होता है कि बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं जिनमें उनकी कोई रुचि नहीं होती, मतलब उनको मन नहीं लगता है, वो मजबूरी में काम करते हैं, मन और दिमाग से नहीं, है ना प्यारे बच्चों। मतलब कोई काम वो मजबूरी से करते हैं उसमें जिसमें मतलब उसको मन ही नहीं लगता है। ऐसे लोग न तो पूरे मन से काम करते हैं और न ही अच्छे परिणाम दे पाते हैं। जब काम करने वाले में रुचि और लगन ही ना हो तो कुशलता का विकास संभव नहीं होता है। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबा देती है और उसे जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अंत में लेखक समाज के रचनात्मक और आदर्श रूप की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यदि वे जाति प्रथा के विरोधी है तो उनका आदर्श समाज कैसा होगा? उनका उत्तर है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व मतलब भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। भाईचारे में किसी का कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सके। समाज के सभी लोगों को उसके लाभों में बराबर की हिस्सेदारी मिले, मतलब कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को मतलब समान हिस्सेदारी मिलना चाहिए और सभी उसकी रक्षा के लिए जागरूक रहे। लोगों के बीच आपसी संपर्क के खुले अवसर होने चाहिए। लेखक कहते हैं कि ऐसा समाज दूध और पानी के मिश्रण की तरह होने चाहिए, जहां सब एक दूसरे में घुले मिले हो। यही सच्चा भाईचारा है और यही लोकतंत्र है ना प्यारे बच्चों। कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी के साथ मतलब समान व्यवहार होना चाहिए। लोकतंत्र केवल शासन की प्रणाली नहीं है,
बल्कि यह सामूहिक जीवन जीने की एक पद्धति है जहां लोग अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करते हैं, मतलब बताते हैं, है ना प्यारे बच्चों। क्या करते हैं वो बताते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखते हैं। यह विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक दर्शन को स्पष्ट रूप से दर्शाती है या दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पाठ का सारांश पढ़ लिए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आता है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो जाति प्रथा हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। क्या होगा? तो जाति प्रथा हो जाएगा। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्यों मानता है ये? कार्य कुशलता के लिए। जी हाँ, यही आंसर हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए मानता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये किस भाषण का संपादित अंश है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन 3 देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा ये। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो ये हो जाएगा बड़ौदा नरेश के कहने पे, है ना प्यारे बच्चों। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो ये लिए हुए हैं श्रमिक विभाजन का, मतलब मजदूरों का भी विभाजन हो जाता है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, तो मुख्य कारण क्या है कि ये तो दहेज प्रथा ही तो रंग है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, तो ये हो जाएगा जाति प्रथा, सही आंसर, है ना प्यारे बच्चों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना? तो ये जाति प्रथा को माने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व पर आधारित होगा, तो ये किसने कहा था? तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण इसमें क्या है? बेरोजगारी है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है प्यारे बच्चों? तो ये कहा गया है भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये काम क्या होता है? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण होता है ऐसा, है ना। भेदभाव कारण ये तो होता नहीं है ऐसा, शोषण कारण ये भी नहीं होता है, गरीबी कारण ये भी नहीं होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये प्यारे बच्चों तुम लोग अच्छे से जानते हो कि भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। हु आर शूद्र किसकी रचना है? क्षुद्राज यहाँ पे होना चाहिए था, है ना, क्षुद्राज ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? मतलब उनकी सोच से कौन थे प्यारे बच्चों? बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे। यानी सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना प्यारे बच्चों, इनमें से सभी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो ये बड़ौदा नरेश के कहने पे गए थे। द अनटचेबल किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो ये भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो ये हो गया भीमराव अंबेडकर जी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय पढ़ेंगे, इसका 2 मार्क्स जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस कार्य दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि कोई भी व्यक्ति किसी काम में निपुण बन सकता है जब उसे उस काम का उचित प्रशिक्षण मिले, मतलब उसको अच्छा ज्ञान मिले। साथ ही व्यक्ति की अपनी योग्यता और क्षमता भी बहुत जरूरी होती है। केवल जन्म या जाति के आधार पर काम तय करने से दक्षता नहीं आती है ना प्यारे बच्चों। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को विडंबना की बात मानते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के समर्थक मौजूद है। कुछ लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही रूप बताकर उसका समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे श्रम विभाजन जरूरी है, वैसे ही जाति प्रथा भी जरूरी है। अंबेडकर इसे गलत और विरोधाभासी विचार मानते हैं। मतलब इनका ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। क्या करते हैं? तो विरोध करते हैं। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया, इसको प्यारे बच्चों तुम लोग ध्यान से देखना। जाति प्रथा के समर्थन करते हैं कि जाति के आधार पर किया गया श्रम विभाजन समाज में कुशलता बढ़ाता है। उनका मानना है कि इससे लोगों को उनकी निश्चित काम में निपुणता मिलती है। वो कहते हैं कि आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। इसी तर्क के आधार पर जाति प्रथा का भी आवश्यक मानते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं हो सकती? तो इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पे आधारित नहीं होती है। मतलब जिस चीज में उसको मन लगता है वो चीज पर आधारित नहीं होती है। इसमें व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और इच्छा का कोई महत्व नहीं होता है। मतलब उसकी योग्यता क्या है उस पे मतलब देखा नहीं जाता है, उसकी क्षमता क्या है मतलब वो नहीं देखते हैं, और उसकी मन क्या है। जाति प्रथा में पेशा जन्म के साथ ही तय कर दिया जाता है कि अगर किसी का बेटा मतलब किसी के बाबूजी बढ़ई काम करते हैं तो उनका बेटा भी बढ़ई काम करेगा। तो इस तरह की चीजें होती है। जबकि स्वाभाविक श्रम विभाजन में व्यक्ति अपनी रुचि और योग्यता से काम चुनता है, इसलिए जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं कहा जा सकता है ना प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो लेखक ने बताया है कि जाति प्रथा व्यक्ति की योग्यता और प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग को महत्व नहीं देती है। इसमें जन्म के आधार पर पेशा तय कर दिया जाता है। व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार काम करने का अवसर नहीं मिलता है। इससे उसकी कुशलता, रुचि और आत्मशक्ति दब जाती है, और इसी कारण जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। तो प्यारे बच्चों मतलब इसका ये सब का जो आंसर लिखा हुआ है ना, साफ मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। 1 से 2 बार तुम लोग पढ़े वो तो आसानी से मतलब याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लोग देखते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? तो लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता मतलब उनको आज़ादी होना चाहिए, समानता मतलब बराबर का हक मिलना चाहिए, और भाईचारे की भावना होनी चाहिए। मतलब कि भाई जैसा समाज के सभी लोगों को उसके लाभों में भागीदारी मिलनी चाहिए। मतलब समाज में सभी लोगों को मतलब बराबर भागीदारी मिलना चाहिए। लोगों के बीच आपसी संपर्क के अवसर होने चाहिए, मतलब कांटेक्ट वगैरह भी होते रहना चाहिए। समाज में परिवर्तन एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? तो लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी आवश्यक परिवर्तन पूरे समाज में फैल सके।
समाज के सभी लोग उसके हितों में भागीदारी हो, लोग एक दूसरे के संपर्क में रहें और अनुभवों का आदान प्रदान करें। ऐसा समाज भाईचारे और लोकतंत्र भावना पर आधारित होता है ना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम लोगों की क्षमता को सही ढंग से विकसित करें, मतलब डेवलप करें। व्यक्ति में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह अपने मन और रुचि से अपना काम या पेशा चुन सके, है ना प्यारे बच्चों। मतलब वो अपने मन से और जिसमें मतलब उसको इंटरेस्ट है, रुचि है, उस काम में मतलब उसे करना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी पसंद का कार्य करता है तभी वह उस काम में कुशल बन पाता है ना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? 9 देखते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो लेखक आज के उद्योगों में, उद्योग मतलब क्या होता है? कारखाना वगैरह होता है ना, फैक्ट्री में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। इसका कारण यह है कि जाति प्रथा में व्यक्ति की अपनी रुचि, मतलब उसको मन लगना चाहिए, और योग्यता को महत्व नहीं दिया जाता है। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार पेशा नहीं चुन पाता है। अरुचि के कारण, मतलब मन न लगने के कारण उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। मतलब वो कार्य करता है ना, उसमें मतलब उसको फिर मन नहीं लगता है और वह काम को टालने लगता है कि मतलब आज करेंगे या परसों करेंगे, इस टाइप से। तो इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा को लेखक खतरनाक मानते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बस इतना ही था, 9 क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे आप सभी को तो इस चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।